ऐसे कुछ लोगों का आचार विचार कुत्ते की तरह होता है, जो देखते ही बस भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। जय भीम। जय भीम। ऐसा ही भाईचारा बना रहे। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोगों का भाईचारा बना रहे। लेकिन इस भाईचारे को बेमिसाल बनाने के लिए मेरा एक विचार है। बात यह है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के जमीन है उन लोगों को इन लोगों में बांट दिया जाए और इन्हीं लोगों में ना बांटा जाए। जितने भी गरीब मुसलमान हैं उन लोगों में भी बेचारे में बांट दिया जाए। इससे ये फायदा होगा कि आप लोगों का जो भाईचारा है वो टॉप लेवल पे चला जाएगा, हम लोग पीछे रह जाएंगे। जो मुसलमान बेचारे हैं गरीब परिवार के, उन लोगों का भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे विचार थे। मैं किसी भी रिलीजन को हेट नहीं कर रहा हूँ। जय श्री राम। पूर्ण स्वराज के माने केवल ये नहीं है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुने, केवल माने ये नहीं है कि जो अखबार लिखना चाहें, चाहे वो बहुत ही कम लोगों की आवाज़ उठाते हों, वो इजाज़त मिले उनको। क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए? आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई हाथ जोड़ के मैं फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे। मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है। क्या कोई बता सकता है कि सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन किस कंपनी की है मार्केट में? कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्यों? आलू से सोना बनाने वाली मशीन खरीदनी है। क्या कोई बता सकता है कि कौन सी कंपनी का सही रहेगा? मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के जवाब का कमेंट बॉक्स में, और सभी जरूर बताएं। जो सही जवाब देगा उसको मिलेंगे 8,500 रुपए साहब के द्वारा, आपके नेता के द्वारा, पप्पू के द्वारा। जो सही जवाब देगा उसको मिलेंगे 8,500 रुपए सीधा आपके अकाउंट में। खटाखट खटाखट खटाखट, टपाटप टपाटप टपाटप। जवाब जरूर दीजिएगा। फाड़ा पाएंगे नहीं फाड़ा पाए तो क्या आज उनका क्या मना है? मोदी जी का जो अंतिम है उनका। अच्छा, भारत माता की। मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। खत्म बाय बाय। जो भारत को सालों तक जाति धर्म के टुकड़ों में बांटकर दीमक की तरह खाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज से करीब 50 साल पहले 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, तब वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वहाँ पे लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, लोग खाना के लिए तरस रहे थे। तो उस जमाने में आज से 50 साल पहले इस्कॉन टेम्पल था, उसके फाउंडर उन्होंने $2.5 मिलियन रेज किए। वहाँ पे जो गरीब लोग थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जो असहाय थे, उन लोगों के लिए, उन सभी लोगों को, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे जो भी हो, उनके लिए उन्होंने उस जमाने में खाना बांटा, उनको प्रसाद दिए खाने के तौर पे। सोच लीजिए उस जमाने में। और आज सोचिए कि उसी इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया गया है। तो भाई यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कर भला तो ना हो भला। ठीक है। अब मैं प्राइवेटाइजेशन पे आऊंगा तो आप मारी तो फिर सर तन से जुदा कर दो। नहीं साहब कर दो, लाओ लाओ चाकू लाओ, कर दो, लगा दो कुछ पढ़ के। मतलब 1830 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, 400 नॉन फंक्शनल हैं, बना ही नहीं रहे जो बनाना है उनको। टेंस ऑफ थाउजेंड एवरी ईयर। 21% of our annual allocated budget, which is 9 lakh crores, goes in propping up these units. Other than Air India, there has been zero privatization. और कौन सपोर्ट कर रहा है इसको प्राइवेटाइजेशन ना हो? राहुल गांधी। और ये नालायक खेल मंत्री अरे विनेश के साथ टीम की जिम्मेदारी थी उसका वेट मैनेज करना। जो टीम आलू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्ट टीम जो अप्रूव होती है उन टीम की जिम्मेदारी थी, उसको फिट रखना, उसके साथ ट्रेनर्स कोचेस और फिजियोस की जिम्मेदारी थी। तो इसमें विनेश की गलती अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भैंस की तरह मुंह फैला के घास चरने वाली हिप्पोपोटेमस को यही नहीं पता है कि वो क्या कह रही है। ये जो बोल रही है मैं उसकी बातों को गलत साबित करता हूँ। आप लोगों को उसी समय समझ में आ जाना चाहिए था जब ये स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, डाइट और फिटनेस की बात कर रही थी। मैं आपको पहलवान बजरंग पुनिया का वीडियो दिखलाता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। वेट कैटेगरी में या कुछ खिलाने में उसमें हम कोई षड्यंत्र नहीं बता। आपने सुना, ये कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं रची गई है। ये लोग एक टूल किट का हिस्सा है प्रोपोगेंडा फैलाने का। इन लोगों का यही काम है, मोटा मोटा रकम मिलता है। ठीक है, अब सच्चाई आप लोगों के सामने है। जय श्री राम। कितना कमाने लग गई थी कि आपको लगा कि हाँ यार पैसा तो ठीक आ रहा है? मुझे लगता है जो 17-18 फर्स्ट ओलंपिक्स के बाद अच्छा खासा पैसा आने लगा कि मैं मतलब अपने लिए जो रैकेट्स हैं, शूज हैं वो खरीद सकती हूँ। मुझे फर्स्ट स्पॉन्सरशिप
भी ओलंपिक्स के बाद मिला है किटिंग का, पता है आपको? अच्छा 18 साल में मुझे फर्स्ट, उससे पहले मुझे योनिक्स से जो मिलता था, मेरा शूज रैकेट ये सब मिलता था मेरे को, लेकिन जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आपको पैसा भी मिले वो 2008 ओलंपिक्स के बाद मिला मुझे 18 साल में। और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का था? वो था आई थिंक जो मुझे फर्स्ट मिला था मे बी 20-25 लाख, और आजकल अगर आप देखेंगे तो वो इज गॉन इनटू करोड़ में लोग कमा रहे कमा हैं। रहे भैया आओ बैठ। पाकिस्तानी सिखों से बहुत डरते हैं, खुद को सरदार कहते हैं और बोलते हैं हम खालिस्तानी हैं, सिख नहीं हो सकते। क्योंकि गुरु नानक जी ने बाबर को चैलेंज किया था और बोला था खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुर्लाने तहकी दर्द ना आया। हिंदुस्तान का वर्ड यूज किया था, खालिस्तान बोला था। 12,600 विलेजेस पंजाब में हैं। ऐसा कोई इत्तेफाक है कि सभी के सभी विलेजेस में 20 से 25 बच्चे मर गए ड्रग्स से? ये एक बहुत बड़ी साजिश है पंजाब को घेरने की, क्योंकि I have no words for this picture. This picture show all the dark sides of a party who don't give justice for a party worker sister. अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दूं कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये फोटो ही बहुत कुछ दिखा रहा है कि कैसे एक पार्टी के वर्कर के साथ गलत हुआ, उस पार्टी ने उसकी बहन के साथ जस्टिस नहीं किया, उसके बहन के साथ न्याय नहीं किया। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम। वंदे मातरम। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपनी जिंदगी में ये बात कहूंगा। मुझे नहीं मनाना आजादी। एक 31 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है कलकत्ता में, मैं उसका सिर्फ विरोध नहीं करता हूं, मैं उसको महसूस करता हूं। मुझे नहीं मनाना आजादी। ये बात पार्टियों से ऊपर उठकर है, एक बेटी की बात है इस राष्ट्र की। मैं जब वंदे मातरम कहता हूं तो उस माँ और उस बेटी सबको नमन है। मुझे नहीं मनाना आजादी। एक 26 साल का हमारा बच्चा कैप्टन शहीद हो जाता है, बाहर के दुश्मन से भी परेशान, घर में बैठे अंदर के दुश्मनों से भी परेशान। मेरे पूरे इवेंट्स मैं कैंसिल करता हूं और उसके लिए मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं अंदर से महसूस कर रहा हूं। मेरे पूरे 15 अगस्त के मैं 3 इवेंट कैंसिल कर रहा हूं। मुझे नहीं मनाना आजादी। आपको मनाना है तो आप मनाइए और ना मुझे विश कीजिएगा। यह कैसी आजादी? कोलकाता में जिस प्रकार एक होनहार 31 वर्षीय महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद नृशंस हत्या की गई है, वो मन को बहुत ही दुखी कर देता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और पश्चिम बंगाल इस प्रकार की घटनाओं का लगातार साक्षी बनता चला जा रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री के प्रदेश में महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार वाकई शर्मसार करने वाला है। हमने देखा कि चुनाव के बाद किस तरीके से भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ रेप किए गए। संदेश खाली की घटना अभी कोई भूला नहीं है, जहां पर टीएमसी के एक नेता के ऑफिस में बुला करके महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था, और अब इस तरीके की घटना हुई है। और इसके ऊपर भी टीएमसी के लोग लीपापोती कर रहे हैं। विपक्ष के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आता है। मैं लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ऐसा कहने वाली प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट नहीं है। कितना दोगलापन है इन सभी में। और हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जो कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, वो भी धृतराष्ट्र बने बैठे हुए हैं। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, वहां की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त करते आप? ये सभी कुछ विचार करने योग्य है। हिंडनबर्ग का शायद हिंडनबर्गर बन गया मुझे लगता है। मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगे और अडानी के स्टॉक्स या जो स्टॉक्स भी उन लोगों ने गिराने की या शॉर्ट करके काम करने की कोशिश करी, जितना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया कि भाई पहले एक ट्वीट डाल के कि बाजार में हम एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाले हैं, और उसके बाद फिर इस तरीके से सेबी पे एलिगेशन लगाए और वो 5 मिनट में सब खत्म हो गया। मुझे लगता नहीं कि पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग भी कर पाए होंगे वो लोग। ये इस तरीके की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, इनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, और ये हिम्मत आप जैसे लोगों ने ही बढ़ाई है। सुबह सुबह हिंडनबर्ग कोई ट्वीट डालता है, आप लोग उसको उठा के पूरा रील बना देते हैं। अरे जी हिंडनबर्ग तो बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। अरे क्या करने वाला है भाई? इन्वेस्टर की ताकत से ज्यादा कोई ताकत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स की ताकत इस समय पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रही है। और कुछ भी ले आओ जी, अभी पिछले हफ्तों में आपने वर्ल्ड इकोनॉमी में एक टेरर दिखाया कि भैया गिरने वाला है, रिसेशन आने वाला है। देख लो कवरिंग, और आज फिर आप कवरिंग देख लो किस तरीके से इस न्यूज को एकदम डिस्काउंट कर दिया गया है। तो अपना इन्वेस्टमेंट संभाल के रखिए और न्यू गोल पे टारगेट करिए। किसी तरीके से अच्छे पोर्टफोलियो बनाइए, स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। अब एक बात तो है, अब तो मानो या मत मानो, INDAI गठबंधन वालों की मोदी जी से फटती जरूर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वाराणसी सीट से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने आम आदमी पार्टी ने सीट दी कांग्रेस को कि लो भैया तुम ये सीट लो, तुम अपने आदमी को लड़ाओ। भाई जब कांग्रेस ने सीट दे दी सपा को कि लो भाई तुम अपना आदमी लड़ाओ, सपा ने सीट ट्रांसफर करी बसपा के पास कि लो भाई तुम लड़ा लो, तुम तो हमारे गठबंधन में भी नहीं हो। बसपा में जिसको टिकट मिली वो आदमी इतना चालाक था, उसने भाई साहब बसपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। लो लड़ने की नौबत ही खत्म। तो मैं कभी सोचता हूँ कि अगर इनको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी से जनता परेशान हो गई है, तो राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल खुद आके वाराणसी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते मोदी जी के सामने? एक बार दूसरा पानी का पानी कर दो, दिखा दो मोदी जी को अपनी ताकत। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो। जय हिंद, जय श्री राम। अमेरिकी रिसर्च
कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब भी आती है तो बिजनेस की दुनिया में भूचाल मच जाता है, ये आम बात है। देखिए हाल ही में अच्छा बात नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भारत में सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति यानी धवल बुच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। इससे पहले पिछले साल भी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को लेकर और उसमें काफी कुछ बताया गया था, जिसके बाद शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में कई लोगों के मन में अब ये सवाल आता है कि आखिर ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिकन रिसर्च कंपनी है। इसकी शुरुआत नेट एंडरसन नाम के अमेरिकी नागरिक ने की थी। ये कंपनी फॉरेंसिक, फाइनेंस रिसर्च, वित्तीय अनियमितताओं की जांच और इसके साथ ही विश्लेषण, अनैतिक कारोबारी तरीकों और गुप्त वित्तीय मामलों और लेन देन से जुड़ी हुई संबंधित जांच करती है।